बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और लेकर आते हैं आपके लिए उस दिन पाकिस्तान के हवाले से स्पोर्ट्स की सरगर्मियां और जो भरपूर तबसरे, भरपूर तज्जिए और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में खेले जाने वाले और पाकिस्तान से रिलेटेड हर स्पोर्ट्स को अपने इस शो में हम कवर करें। रोजाना की तरह आज भी मेरे साथ बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं कि जिनका आपसे हम तारुफ भी कराएंगे, साथ साथ उनका क्रिकेट में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक ने पाकिस्तान को डोमेस्टिक की सतह पे बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया और अपने डिपार्टमेंट से उन्होंने पाकिस्तान को कई क्रिकेटर्स दिए और उस डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नर्सरी का रोल प्ले किया। 2 साइड मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए अगेंस्ट इंडिया और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बदकिस्मत रहे कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सके, लेकिन जो प्लेयर इनके एरा में खेले हैं, जिन्होंने इनको खेलते हुए देखा है, वो सब यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान इंटरनेशनल मटेरियल था जो वेस्टेड टैलेंट था, ज़ाया हो गया। लेकिन बहरहाल अब हमारे शो का हिस्सा होते हैं, भरपूर तबसरे करते हैं, तज्जिए करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, क्वालिफाइड कोच अनवारुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है, सलमान ठीक, फर्स्ट क्लास। ऑलराइट, जो दूसरी शख्सियत मौजूद है बजरिया वीडियो लिंक हमें ज्वाइन किया, हमारे बहुत ही अपने बोल्ड हैं, बलंट हैं और जब क्रिकेट खेलते थे तो उनकी पेस, उनके बाउंस से बहुत सारे बैट्समैन जो थे वो तंग होते थे। अब बहुत ज़्यादा बैट्समैनों को अपनी परेशान करते थे, हिरासा करते थे अपनी बॉलिंग से। लेकिन अब जब बात करते हैं तो बोल्ड के बात करते हैं, बलंट बात करते हैं और भरपूर तबसरों और तज्जियों के साथ हमेशा जो है वो हाजिर होते हैं और लोग उनको इसी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है बजरिया वीडियो लिंक पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने शहर में मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए और हमेशा की तरह आपकी मोहब्बत, आपका ताउन जो है वो हमारे साथ हासिल है इस शो में भी। इससे पहले कि अपने दोनों मौजूद मेहमानों के साथ मैं गुफ्तगू का आगाज करूं, सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। अब्दुल्ला शफीक बतौर ट्रेवल रिजर्व स्क्वाड में शामिल। शोएब मलिक, सरफराज अहमद और इमाद वसीम को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। हसन अली को आराम देने का फैसला। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम की तैयारियों का आगाज। अंडर 19 वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए कासिम अकरम पाकिस्तानी टीम के कप्तान मुकर्रर। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ी 5 माह से तनख्वाहों से महरूम। पीसीबी ने खिलाड़ियों से 15 दिसंबर तक का वक्त मांग लिया। मैंने कभी किसी से नौकरी नहीं मांगी, मुझे खुलकर खेलने का मौका दिया जाएगा तो जरूर पाकिस्तान टीम का कोच बनूंगा। आकिब जावेद। एशेज के पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया के 15 रुकनी टीम का ऐलान। फास्ट बॉलर पैट कमिंस पहली बार टीम की क़यादत करेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट शान टेट अचानक ओहदे से मुस्ताफी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी की फतूहात का सिलसिला जारी। दूसरी जानिब लिवरपूल ने एवर्टन को 1-4 गोल से पिछाड़ दिया। जूनियर हॉकी कप में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट्स मरहले में 4-1 गोल से शिकस्त दे दी। नेशनल डिसेबल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में बहावलपुर ने फाइनल में जगह बना ली। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और जब आपने टॉप स्टोरीज देख रहे थे तो आपने जो आखिरी टॉप स्टोरी देखी डिसेबल के हवाले से कि भावलपुर ने फाइनल में जगह बना ली। इस टॉप स्टोरी से मुझे याद आया कि जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी इस वक्त जारी है, इसका जो पहला एडिशन था ये भी भावलपुर ने ही जीता था। 1955 में जब इसका पहले एडिशन का आगाज़ हुआ तो पहले एडिशन जीतने वाली टीम थी भावलपुर के, जो नवाब ऑफ भावलपुर ने वो टीम बनाई थी। और अब हम देख रहे हैं कि डिसेबल की टीम भी भावलपुर, इसने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वो भी जो है वो फाइनल में पहुँच चुकी है। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले ज़रा स्क्रीन पे दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का वो स्क्वाड के जिसका ऐलान किया है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जो 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल है। अनवर भाई, ये स्क्वाड आप देख रहे हैं, बाबर आजम है T20 में, शादाब, आसिफ अली, फ़खर, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, रिजवान, वसीम जूनियर। इसके अलावा फिर वनडे का स्क्वाड भी जो आप देख सकते हैं कि सामने स्क्रीन पर मौजूद है।
कैसा लग रहा है आपको स्क्वाड के, किस हद तक ये स्क्वाड बैलेंस है और वेस्ट इंडीज की टीम को देखते हुए? देखिए मेरे हिसाब से तो इस वक्त ये टीम जो अनाउंस की है बैलेंस टीम है। अब ये कि प्लेइंग 11 क्या होनी है वो एक डिपेंड करता है कि कप्तान की क्या हिकमत अमली है कि वो 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर से जाएंगे, 4 तेज़ बॉलर से, जिसमें एक जो बॉलर होता है बॉलिंग ऑलराउंडर होता है, तो उसमें देखना ये कि हिकमत अमली क्या अपनाते हैं। फिर दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे पिचेस की प्रिपरेशन किस तरह से है, और इसमें मैंने उस्मान कादिर का भी देखा है। मैं ये समझता हूँ उसे बैक टू बैक सीरीज़ खिलानी चाहिए। वो एक ऐसा बॉलर है कि जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एसेट साबित हो सकता है। ये नहीं कि एक मैच खिलाया 2 बिठा दिए फिर एक सीरीज़ में। मैं समझता हूँ उसे कंसिस्टेंसी के साथ खिलाना चाहिए, वो एक पाकिस्तान का अच्छा नाम पैदा कर सकता है। ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपने भी स्क्वाड देखा होगा, किस हद तक आप मुतमईन इस स्क्वाड से, क्योंकि इसमें कुछ बड़े नाम जो है वो अब इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। हसन अली को रेस्ट दिया गया क्योंकि बैक इंजरी के बाद से वो मुसलसल क्रिकेट खेल रहे थे, इसके साथ साथ शुएब मलिक भी जो हिस्सा नहीं है, फिर इमाद वसीम भी नहीं है, और एक और नाम सलमान आगा जो डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और स्क्वाड का भी हिस्सा थे, उनको भी यहाँ पे टीम में शामिल नहीं रखा गया है। देखिए, जब एक विजन पे और एक पॉलिसी पे आप उसको सामने रखे बगैर आप कोई भी काम करेंगे तो उसके रिजल्ट इसी तरह आना शुरू होंगे, क्योंकि इनको अब पता ही नहीं कि क्या करना है। जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन कमेटी के हाथ से निकल चुकी है, चीफ सेलेक्टर का पता ही नहीं है वो किधर है, और उसके बाद जो अपनी वो मोरालिटी भी बिल्कुल तकरीबन खो चुका है कि जब वर्ल्ड कप स्क्वाड के बाद चेयरमैन रवीज राजा ने अपनी मर्जी की टीम बनाकर T20 वर्ल्ड कप के लिए भेज दी थी, तो अभी भी सिलेक्शन में भी मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म की भी उसकी कोई मुदाखलत है। तो ये भी एक चेयरमैन की मर्जी से टीम सेलेक्ट हुई है, मगर इसमें भी मुझे कंसर्न ये है कि चेयरमैन भी क्योंकि नए आए हैं तो उनको भी जो ग्राउंड रियलिटीज है उनका नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता कि अभी कौन सी टीम के खिलाफ हम खेलने जा रहे हैं, हमें कौन सा स्क्वाड अनाउंस करना है। आप देखें कि वेस्ट इंडीज की टीम जो इस T20 वर्ल्ड कप में गई है वो सारे ओवर एज प्लेयर लेकर उन्होंने इकट्ठे किए और उनको ले गए, और बदतरीन तरीके से वो शिकस्त खाकर पहले राउंड से ही बाहर होकर वापस आ गए। अब जो ये पाकिस्तान के टूर पर जो टीम ये भेजेंगे वो बिल्कुल नए लड़कों पर कंसिस्ट करेगी, और उनको बिल्कुल किसी किस्म का एक्सपीरियंस भी नहीं है, और स्पेशली जो एशियन पिचेस हैं उन पर भी उनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो ये इन्होंने 5, 6, 7 ये बैट्समैन जिनको पिछले 5 साल से उठाकर फिर रहे हैं, जिनके इंटरनेशनल जो अच्छी टीमें हैं उनके खिलाफ कोई परफॉर्मेंस नहीं है, स्पेशली जो आपके मिडिल ऑर्डर्स हैं, इनकी जगह पर अगर आप चले जाते जो डोमेस्टिक पे आपके टॉप परफॉर्मर्स हैं या आपके जो अपकमिंग जो यंगस्टर्स हैं उनको अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ मोबिलाइज किया जाता तो मैं भी आपको 1-2 अच्छे प्लेयर मिल जाते जो आगे आपका जो ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल कंडीशंस में वर्ल्ड कप आने वाला उसके लिए शायद वो अच्छी एक प्रिपरेशन या अच्छी एक चॉइस साबित हो सकते थे, मगर अब उन्हीं पर रिलाई किया गया। और मेरा नहीं ख्याल कि इस सीरीज में अगर वो एक आध मैच में परफॉर्म कर भी गया तो वो आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया में किसी भी किस्म की कोई अच्छी परफॉर्मेंस देख सकेंगे। अच्छा अब्दुल्ला, आपको लगता है कि अब पाकिस्तान की टीम को इस सीरीज को इस लिहाज से लेना चाहिए कि हमें वो बैट्समैन देखने चाहिए जो फास्ट बॉलर पे अच्छे हों, जो हुक पुल और कट पर अच्छे हों, ताकि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप है अगर उसको टारगेट करें तो उस टाइप के बैट्समैन को रखना चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्टली, और एक लॉन्ग फॉर्मेट है और उसमें इनको डेफिनेट जाना पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छे बैट्समैन और इस तरह के जो बैट्समैन जो अभी T20 में इन्होंने खिलाए हैं या जो पिछले 2-4 साल से इन्होंने न्यूजीलैंड में ट्राई आउट किए हैं, फिर वेस्ट इंडीज में, फिर जिम्बाब्वे में, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो तो बिल्कुल उनकी एबिलिटी नहीं है कि वो किसी भी लेवल पर जो अच्छी टीम है या अच्छी बॉलिंग के खिलाफ खेल सके। आप 1-2 ओवर्स में हिटिंग जरूर कर सकते हैं, मगर उनकी जो टेक्निक है वो बिल्कुल शैटर्ड है, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी अच्छी टीम के खिलाफ या उन जो बाउंसी या स्विंग विकेट्स हैं उन पर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अनवर भाई, आप बतौर ओपनर क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को जाके खेलना है, और जिस तरह मैंने अभी अब्दुल्ला से भी सवाल किया कि हुक पुल और कट खेलने वाले बैट्समैन होने चाहिए। अभी हम देख रहे हैं इस डोमेस्टिक सीजन में कुछ हमें बड़े अच्छे प्लेयर नजर आए। आज खुर्रम मंजूर ने एक मुश्किल हालात में सेंचुरी स्कोर की, वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में, मुसलसल प्रूवन प्लेयर है, रन्स कर रहे हैं, कहीं भी वो कंसीडर नहीं हो रहे। फिर अभी शान मसूद ने भी जाके रन्स कर दिए हैं, जब बलोचिस्तान से गए 100 किए, एहसान अली 300 कर आए, 194 किए, बड़ी इनिंग्स खेलते नजर आए। तैयब ताहिर है, साहबजादा फरहान है, तो मौका नहीं था कि आइडियल प्लेटफॉर्म नहीं था कि इन्हीं पिचेस पे खेल के इन बैट्समैन ने रन्स किए, गो के टेस्ट मैच में रन्स स्कोर किए हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट की, तो जिस अंदाज से ये सारे प्लेयर खेलें तो इनको इंडक्ट किया जा सकता था वनडे या T20 में।
देखें, बिल्कुल रऊफ़ की बात को मैं एग्री करता हूं कि अभी जिन लड़कों को आपने आगे भी लेके जाना है ना, और देखें ऑस्ट्रेलियन जो पिचेज़ है ना वो अपने पाकिस्तान की पिचेज़ से बिल्कुल हटकर हैं। जिस बंदे के पास कट और पुल और हुक खेलना जानता है वो वहाँ पे रन्स करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो पेस है वो हमारी पिचेज़ से बहुत तेज़ उनकी जो ना बाउंसी पिचेज़ होती हैं। तो हमें उन लड़कों को हाईलाइट करना पड़ेगा, उनको इंडक्ट करना पड़ेगा और उनको मौके देना पड़ेंगे। जैसे आपने खुर्रम मंजूर की बात की, शान मसूद मैं समझता हूँ कि इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो डेवलप हो गया तो उसको बाहर कर दिया। खुर्रम मंजूर सिंस वेरी लॉन्ग ही इज़ डूइंग वेरी गुड, बट मेरी समझ में नहीं आता कि उस शख्स को क्यों नहीं टीम का एक हिस्सा बनाते, और वो मुसलसल वो शख्स कई सालों से रन कर रहा है। वो बेस्ट चॉइस है क्योंकि उसके पास कट भी है, वो हुक भी खेलता है, पुल भी खेलता है, 4 डे का भी प्लेयर है, अच्छी क्रिकेट खेलना जानता है वो, मगर आई डोंट नो कि वो उसके साथ क्या सेटबैक है। और खुर्रम मंजूर की भी बात की अनवर भाई खुद विटनेस है कि उन्होंने आज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में केपी के खिलाफ कैरियर की 30वीं जो है वो सेंचुरी स्कोर की, 6ठी सेंचुरी थी उनकी ये खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ, और स्टेट बैंक के ग्राउंड में पहला मैच खेले थे तो वहीं पे उन्होंने जाके पहले मैच में ही जो है वो 100 कर दिए। अब्दुल रऊफ कॉलर मेरे साथ मौजूद है, लेकिन इस गुफ्तगू को, इस सवाल को जरा मैं आपसे भी करना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि अभी खुर्रम मंजूर हैं जिन्होंने रन किए हैं, एहसान अली, अभी तैयब ताहिर हैं जो आप ही के सदरन से खेल रहे हैं, इसके अलावा साहबजादा फरहान टूर्नामेंट्स के टॉप रन गेटर हैं, शान मसूद ने जाके 100 कर दिए, आपको नहीं लगता अभी ये प्लेयर फॉर्म में है, इन्हीं पिचेस पे रन करते हुए आए और इन सब ने कोई ठक्का लगा के नहीं खेला है, इन सब ने जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है, तो T20 या वनडे में कहीं ना कहीं इनको इंडक्ट करते हैं ताकि इन्हीं पिचेस पे खेल कर आए, ताजा फॉर्म लगी हुई है, पाकिस्तान को एक फ्यूचर में एक बड़ा बेनिफिट हो सकता था। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं और इनको इस चीज़ की भी समझ नहीं आ रही कि जो डोमेस्टिक में प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनको ये किसी सूरत में कंसीडर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनका अपना बनाया हुआ जो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर है जिसको ये ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से कंपेयर कर रहे हैं, और बड़ा सख्त इन्होंने कहा था कि इस पे कंपटीशन होगा, हम क्वांटिटी पे नहीं हम क्वालिटी पे जा रहे हैं। तो किधर है क्वालिटी आपकी 3 साल में? फिर जो क्वालिटेटिव आपने क्रिकेट करवाई है पिछले 3 साल से, और जो 6 टीमें लिमिटाइज करके आपने पूरे पाकिस्तान से 120 या 140 लड़के इकट्ठे करके आपने जो क्रिकेट करवाई है, तो उसके जो टॉप परफॉर्मर आप उनको हर सूरत पाकिस्तान की टीम में उनको इंडल्ज किया जाए। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसका मतलब है आपका जो आपका स्टैंडर्ड है बिल्कुल 0/0, और आपने पूरे पाकिस्तान की जो आंखों में धूल झोंकी है कि आपने क्वालिटी और क्वांटिटी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया है, तो फिर ये ड्रामाबाजी खत्म करें। अब देखें कि डबल स्टैंडर्ड इस तरह है कि असद शफीक और अजहर अली, मेरा ख्याल है कि जो असद शफीक ज्यादा कॉम्पिटेंट और ज्यादा बेहतर बैट्समैन थे, उनको ड्रॉप कर दिया गया, और अजहर अली को पिछले 20 टेस्ट मैच बगैर किसी वजह के खिला दिया गया। तो अगर तो परफॉर्मेंस पे बाहर करना तो फिर अजहर अली को भी साथ बाहर करते, शान मसूद को किया आपने, असद शफीक को किया, तो अगर परफॉर्मेंस पे वापस लाना तो फिर इन तीनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। तो आधा चीतर आधा बटेरना करें, जो उसकी जो परफॉर्मेंस है और जो जिस स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है उसको मेरिट पर चांस दिया जाए। ऑलराइट है अब्दुल रऊफ, इसी तरह बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन किया कॉलर ने जिन्होंने जेलूम से हमें शो का हिस्सा बने, हमारे खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद पाकिस्तान के स्क्वाड को भी डिस्कस करेंगे, सीरीज में पाकिस्तान के चांसेस को भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ मजीद दीगर मौजूद हैं उनको भी अपने शो का मौजू सुखन बनाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान के स्क्वाड को डिस्कस करते हैं। अब्दुल रऊफ और अनवारुल हक साहब अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। सरफराज जो है वो टीम का हिस्सा नहीं है, शोएब मलिक टीम का हिस्सा नहीं है। सरफराज का अनवर भाई क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप, कि सरफराज का क्या वापस डोमेस्टिक में आ जाना चाहिए? देखें, बात है कि अगर अभी सरफराज को अगर उन्होंने ड्रॉप किया है तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि वो बजाय कि बेंच पे बैठ के पानी लेके जा रहा है और वो लेके जा रहा है, बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। पाकिस्तान का वो हीरो जिसने आपको वर्ल्ड T20 भी जिताया और रैंकिंग के अंदर कई साल तक टॉप पे रखा, और वो एक बड़ी मज़ा का खेल सी बात लगती है। बहरहाल जब पार्ट ऑफ द गेम, मगर अगर नहीं है टीम में तो मैं कहता हूँ उससे बेहतर है कि बाहर बैठते उनको ड्रॉप कर दिया, अच्छा किया, और उनको हसन को भी उन्होंने रेस्ट दिया है और अपने
उनको ड्रॉप कर दिया है, अभी अमाद वसीम को ड्रॉप किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पता नहीं हो सकता आप इस पर एग्री करें नहीं करें, मैं समझता हूँ कि उस्मान कादिर को खिलाना चाहिए और वाइस कप्तान जो शादाब हैं उनको भी अगर आप चाहते हैं रेस्ट करा सकते थे, उनकी जगह पे आप 2 राइट आर्म लेग स्पिनर भी डाल के जाहिद को भी ट्राई करें और उसको पूरा मौका दें उस्मान कादिर को। जाहिर सी बात है वो जो खेलते हैं वो एज ए बॉलर ही खेल रहे हैं, तो आप अगर 100% आप कादिर को और उनको दें तो परफॉर्मेंस में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अभी हम सरफराज की बात कर रहे हैं। अब्दुल रऊफ ये बताएं कि एक तरफ वर्ल्ड कप में हम एक तरफ आजम को लेके जा रहे थे, अभी ये ऐसी सीरीज है कि हम आजम को यहाँ पे चांस दे सकते थे अगर तो वो इतने अच्छे हैं कि वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ पे जो एक विकेट कीपर है रोहिल नज़ीर, हम उनको ग्रूम कर रहे थे, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा बड़े अच्छे विकेट कीपर हैं हारिस हैं कि जिनका इससे पहले सीरीज में नाम आया, वो नज़र नहीं आ रहे। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हम थोड़ा रिजवान को भी रेस्ट दे सकते थे, क्योंकि रिजवान ने तो खेलना ही खेलना है और वो कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं, ओपन भी कर रहे हैं, क्रिकेट भी कंटिन्यू, विकेट कीपिंग भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम इस सीरीज में किसी नए कीपर को खिला सकते थे, उसको भी थोड़ा सा एक एक्सपोजर दे सकते थे। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मगर मैं थोड़ा सा आपसे एक नाम पूछना चाहूंगा जो अभी कराची से कीपिंग कर रहे हैं, उनका क्या नाम है? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। देखिए पाकिस्तान में एक नहीं है, पाकिस्तान में नेचुरल जो विकेट कीपिंग स्किल्स हैं और बेशुमार टॉप क्लास विकेट कीपर्स आए हैं पाकिस्तान में और अभी भी हैं। तो अब मसला ये है कि मसला प्रोडक्शन में नहीं है, मसला है कि आगे उनको किस तरीके से ग्रूम किया जाता है और किस तरीके से खिलाया जाता है। आप देखें कि सरफराज को इन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से, जो साबका मैनेजमेंट थी, उन्होंने लिंगर ऑन किया टीम के साथ। और क्योंकि उनकी देखिए अगर उनकी जगह टीम में नहीं है तो आपको बिल्कुल किसी नए जो यंगस्टर है उसको साथ रख के ग्रूम करना चाहिए था, ताकि वो साथ रहता टीम की और वो सीखता। दूसरी चीज ये है कि जो आपके रिजवान है, उन्होंने भी काफी लंबा अरसा बाहर बैठकर इंतजार किया, डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे, मगर जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली सरफराज की जगह, उन्होंने प्रॉपर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और उन्होंने तीनों फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी से रन स्कोर किए। उसके बाद इनको कम से कम इतना विजन होना चाहिए था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है, कि आपको पता है कि जो पीछे विकेट कीपर था वो ग्रूम हो चुका और तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा है, तो जो आपका सीनियर है उसको आप ड्रॉप कर दें और बिल्कुल एक जूनियर साथ रख लें, तो उसको साथ साथ तो उसको स्टैब्लिश करना शुरू कर दें। मगर अब क्या हुआ कि 2-3 साल सरफराज को साथ खींचते रहे, अब इनके पास कोई ऐसा विकेट कीपर नहीं है कि अगर उसको इंजरी कोई हो जाए या वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाए तो वो उसको रिप्लेस सडनली कर सके। अब ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद जो आपने वो जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी हमें इसी तरीके से बेवकूफ बनाया गया कि ये 3-4 सीनियर प्लेयर जो पिछले 4-5 साल से टीम का हिस्सा नहीं थे, उनको सडनली वो वर्ल्ड कप में लेकर चले गए कि इनके जरिए हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। जो इंग्लैंड में हुआ तो वो पहले राउंड में वेस्ट इंडीज से 90 या 100 रन पर आउट होकर बाहर होकर पाकिस्तान वापस आ गया। फिर 3 साल उनको टीम से आउट रखा, फिर सडनली उनको वापस इस T20 वर्ल्ड कप में उनको डाला कि ये सीनियर प्लेयर्स हमें मैच जितवाएंगे, फिर पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अब दोबारा उनको साइडलाइन कर दिया, तो फिर आपको चाहिए कि अगले 3 साल के बाद फिर उनको दोबारा वापस लाकर अगले वर्ल्ड कप में डाल दें ताकि वो अगला वर्ल्ड कप भी आपको जितवाएं। तो अगर इस तरीके से आपने सिस्टम चलाना तो फिर ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। रऊफ, अभी मैंने नाम लिए कुछ विकेट कीपर्स के जिनमें से रोहिल नजीर को हम ग्रूम कर रहे थे। रोहिल नजीर अब हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। आजम खान को हम वर्ल्ड कप खिलाने ले जा रहे थे, ना वो हमें पाकिस्तान शाहीन के स्क्वाड में नजर आए, ना वो बांग्लादेश लेके गए। अब वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है, बड़ा आइडियल एक प्लेटफॉर्म था कि अपने पिचेस पे आजम को खिला देते, तो अगर देख लेते अगर उन्हें पोटेंशियल है तो ठीक है, फ्यूचर में इनको कैरी करते। इसके अलावा जो है हम बात कर रहे थे कि हारिस को आपने एक सीरीज में शामिल किया, वो सीरीज अभी कैंसिल हो गई। वहां पे आप हारिस भी बड़े अच्छे विकेट कीपर हैं, अभी केपी से भी विकेट कीपिंग कर रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इसके अलावा जिशान अशरफ को भी फर्स्ट 11 में प्रमोट किया गया और फर्स्ट 11 में आते ही उन्होंने जो है वो सेंचुरी स्कोर कर दी। तो आपको लगता है कि ये तमाम विकेट कीपर्स वो हैं कि जिन पे काम किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल किया जा सकता है, और मुझे सबसे ज्यादा जो बेस्ट लगे हैं वो मोहम्मद हसन लगे, जो कराची के विकेट कीपर हैं। उनमें बहुत ज्यादा नेचुरल एबिलिटीज और बहुत ज्यादा कीपिंग के नेचुरल स्किल्स है, और कीपर हमेशा वही होना चाहिए जिसके अंदर नेचुरल एबिलिटीज हों। आप जबरदस्ती किसी को ग्रूम करके और डिफरेंट बैट्समैन तो अच्छा कर सकते हैं या उसको बॉलर भी बना सकते हैं, मगर जो विकेट कीपिंग स्किल होते हैं वो बहुत ज्यादा नेचुरल होते हैं और उसमें इतना ज्यादा ग्रूमिंग होती नहीं है। तो मुझे ये नेचुरली वो इन सबसे ज्यादा पसंद है। तो अगर उनको साथ रख के मजीद ग्रूम किया जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में एक बहुत बेहतर प्रोस्पेक्ट सामने आ सकता है।
ऑलराइट, पाकिस्तान में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा हम डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह भी बात की हसन डोमेस्टिक में भी विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। तो ये 4-5 विकेट कीपर ऐसे हैं कि जिन पे काम किया जा सकता है और इस सीरीज को जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता था कि आप मजीद टैलेंट को जो है वो एक्सपोजर दें और पाकिस्तान को फिर वो इन फ्यूचर वो टैलेंट जो है वो दस्तयाब हो सके। अभी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की अनवारुल्लाह साहब ने भी और साथ साथ अब्दुल रऊफ साहब ने भी असद शफीक का भी जिक्र किया, हसन का भी जिक्र किया और डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस का जिक्र किया। लेकिन डोमेस्टिक के प्लेयर्स को कुछ शिकायत भी हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारी लाहौर की नुमाइंदा खुसूसी सबा पाशा। उनसे जानते हैं कि क्या अपडेट हैं इस सीज़न के हवाले से और डोमेस्टिक के प्लेयर्स के हवाले से। जी सबा। जी बिल्कुल, डोमेस्टिक प्लेयर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, जबकि डोमेस्टिक प्लेयर्स की जानिब से बताया गया कि उन्हें 5 महीने से जो है वो सैलरीज नहीं दी। आखिरी सैलरी उन्हें अगस्त में मिली थी, जिसके बाद जो है सैलरीज नहीं दी गई। जबकि ये खबर चलने के बाद पीसीबी जो है वो इनएक्शन आ गई और पीसीबी ने डोमेस्टिक प्लेयर्स से 15 दिसंबर का वक्त मांग लिया और कहा कि वाजिबुल अदा जितनी भी तनख्वाहें हैं वो 15 दिसंबर तक जो है उन्हें दे दी जाएंगी। लेकिन इतने बुरे हालात आ गए थे कि प्लेयर्स को एक दूसरे से उधार मांगने की जो है वो नौबत आ गई थी और ये काफी मेरे ख्याल से बुरी बात रही है डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अच्छी गेम जो है वो अभी रिप्रेजेंट कर रहे थे प्लेयर्स, न्यू कमर्स जो है, लेकिन अभी तक उन्हें तनख्वाहें जो है वो नहीं दी जा रही थी पीसीबी की जानिब से। जैसे ही खबर चली पीसीबी ने जो है वो एक्शन लिया और कहा कि 15 दिसंबर तक तमाम वाजिबुल अदा जो तनख्वाहें हैं वो जब जाएंगी। और ये तमाम ही प्लेयर्स को जब सैलरी नहीं मिली तो ये उधार मांग किससे रहे थे? सभी एक जैसे थे, सबके हालात ही एक जैसे होंगे। बिल्कुल, प्लेयर्स की जानिब से ये बताया जा रहा था कि खर्चा चलाने के लिए एक दूसरे से ही मदद लेनी पड़ी थी, क्योंकि प्लेयर्स को जो है वो 5 महीनों से तनख्वाहें नहीं दी गई थी। जबकि पिछले साल भी यही सिनेरियो रहा था, 4 महीने तक डोमेस्टिक प्लेयर्स को तनख्वाहें नहीं दी गई थी। लेकिन अब आके जो है पीसीबी ने एक्शन ले लिया है और पीसीबी ने 15 दिसंबर तक का टाइम मांगा है कि तब आके जो है प्लेयर्स को। अच्छा, सिर्फ सैलरी नहीं मिली या मैच फीस जो मिल रही होती है वो भी नहीं मिली है? बिल्कुल, सैलरी नहीं मिली अभी तक। जो जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब तक सैलरी जो है वो नहीं आई है। ठीक है, ऑलराइट। कुछ फैसल इकबाल के हवाले से अपडेट्स आपके पास? क्या फैसल इकबाल का केस किस रुख पे जा रहा है? सब आपको आवाज आ रही है मेरी? ऑलराइट, सबा तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, लेकिन जिस तरह सबा ने बताया कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स को जो है वो अब तक सैलरीज नहीं मिली है, तो यहाँ पे फिर बात वही आती है जो इस सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो ज़रूर ये बात करेंगे कि फिर डिपार्टमेंट से तो सैलरी टाइम पे मिल रही थी। अनवारुल्लाह साहब ने एक बड़े डिपार्टमेंट को रन किया और उसकी टीम बड़े अरसे तक इन्होंने लीड भी किया। अनवर भाई, फिर यहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं वो ये बात ज़रूर करेंगे कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट क्या बेहतर नहीं थी जहाँ टाइम से सैलरी मिल जाती थी? देखिए, मैं अभी भी इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है ना पाकिस्तान की सर्वाइवल है क्रिकेट की, और ये जो एक रीजन्स के क्रिकेट है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, मगर आपको एक विंडो जो है ना डिपार्टमेंट की रखनी चाहिए। ये पिछले 40 साल से डिपार्टमेंट क्रिकेट हो रही थी, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं था। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मतलब इमरान खान साहब ने कोई एक एक्शन, बिल्कुल ठीक है वो ऑस्ट्रेलिया के पैटर्न पे लेके आए खिलाएं, मगर एक विंडो डिपार्टमेंट की रखनी चाहिए। जैसे अभी आपने बताया, मुझे याद है कि रमीज़ राजा ने आने के बाद 1-1 लाख रुपये सैलरी बढ़ाई थी। अभी आज मुझे एक खबर मिली है कि 3-3, 4-4 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिली है। तो आप मुझे बताएं कि ये कितना मज़ा का खेज सी बात है कि एक लड़के की मेरा नहीं ख्याल कि रमीज़ राजा साहब के इल्म में ये बात हो सकता हो, क्योंकि अगर होती तो जरूर उस पर एक्शन जरूर लेते। नहीं, मगर ये बात है कि आज आप ये बता रहे हैं कि अभी लाहौर के जो आपके नुमाइंदा हैं जो भी कुछ उन्होंने बताया, तो ये तो एक बड़ी एक अजीब और मज़ा का खेज सी बात है कि 4-4, 5-5 महीने। इसका मकसद है कि पीछे जो वर्किंग है या जो उनके जो भी वर्कर्स हैं काम करने वाले, या तो रमीज़ राजा को अपडेट नहीं करते हैं या जो भी कुछ है, हो सकता है आज या कल में उनको इस बात का इल्म हो तो उनकी सैलरी रिलीज़ करनी चाहिए। यही एक फ़र्क है डिपार्टमेंट के क्रिकेट का, क्योंकि डिपार्टमेंट के क्रिकेट जब कोई मैनेजर या कोई साथ चलता है तो वो कैश कैरी करके चल रहा होता है, तो वो डेली अलाउंस, होटल प्लस एवरीथिंग वो उनको मिल रही होती है, सैलरी उनकी अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो ये एक मैं तो समझता हूँ कि डिपार्टमेंट क्रिकेट का जो है वो एक मेरे साल से उनको रिवाइव होना चाहिए और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब्दुल्ला, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि आपने भी काफ़ी डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेली है, सैलरीज ना मिलना प्लेयर के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि प्लेयर को जाहिर सी बात है घर भी चलाना होता है और क्रिकेट एक महंगा खेल है। देखिए, मैं तो पूरा टोटल इस सिस्टम के खिलाफ और मैं इसको पूरा 100% रिजेक्ट करता हूँ,
क्योंकि आप ना ऑस्ट्रेलिया ना वेस्टर्न कंट्रीज आप हैं क्या, आप देखें ना किसी भी सोशल जो डेमोक्रेटिक स्टेट होती है उस पर इस तरह के जो फाशिस्ट इकदाम है वो नहीं किए जाते कि आपने एक बहुत बड़ी जो कम्युनिटी है उसके राइट सडनली स्लब कर दें और उनको आप बिल्कुल रोड पर लेकर आ जाएं, उनके बच्चों को स्कूलों से महरूम कर दें और वो घरों के किराए ना दे सके, वो अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको पूरा ना कर सकें, और फिर आपकी आबादी देखें कि आपको मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि किस किस्म के ये लोग फैसले कर रहे हैं। आप अपनी पहले आबादी को तो सामने रख के फैसले करें। 24 करोड़ आपकी आबादी और आप फैसले ले रहे हैं 2-2 1.5 करोड़ की आबादी वाले मुल्कों को देख रहे हैं जो कि वेलफेयर स्टेट्स हैं, और वो सारी बेसिक जो नेसेसिटीज है वो स्टेट फिल करती है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से टीम बनानी है जो उनकी 2.5 करोड़ की आबादी है तो फिर ऑस्ट्रेलिया की 2.5 करोड़ की 6 टीमें हैं, आपको कराची की 5 करोड़ की आबादी की 12 टीमें बना के देना, फिर तो आपकी तो पूरे सिंध की एक टीम है। उसमें भी जो बच्चे हैं वो जाकर कोई जनूबी पंजाब से खेल रहा है, कोई बलोचिस्तान से खेल रहा है, कोई नॉर्दर्न से खेल रहा है, तो आधा तीतर है आधा बटेर है ना। आपने कोई सिस्टम बनाया, वो जो सिस्टम आपने बनाया वो दुनिया का बेकार तरीन आपने फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर खड़ा करके रखा है, जिसमें अभी तक 20 मैच हुए और 19 मैचेस ड्रा हो गए हैं जिनका रिजल्ट ही कोई नहीं है। पिछले साल भी इसी तरीके से हुआ है, जो हाईएस्ट आपका फास्ट बॉलर था जिससे विकेटें ली है 9 या 10 विकेटें ली है, तो वो क्या आगे जाकर इंटरनेशनल क्रिकेट पर क्या परफॉर्म करेगा, क्या सीखा जाएगा। जो बैट्समैन है जो यहाँ पर रनजू के अंबार लगा रहे हैं वो इंटरनेशनल सर्किट पर जाते हैं तो उनसे 2 बॉलें वहां पर नहीं खेली जाती है, तीसरे बॉल पर आउट हो जाते हैं। अब्दुल लोग आपको लगता है, मुझे ब्रेक पे जाना है लेकिन जरा मुझे बता दीजिएगा कि आपको लगता है कि तमाम तर मामला की आगाही क्या चेयरमैन रमीज राजा साहब को होगी, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं वो यही कहते हैं कि पीछे से इतना उनको मैस मिला है कि वो चीजें साफ करने में, चीजें सही करने में उनको काफी टाइम लगेगा। देखे जो पुरानी मैनेजमेंट थी वो तो अपनी अपनी दिहाड़ियां लगाकर निकल गए हैं। हाँ। अब जो रमीज राजा क्यों लोग कह रहे हैं कि उनको नहीं पता है कि वो क्या अमेरिका से आए हैं, क्या वो स्विट्जरलैंड से आए हैं, उनको नहीं पता यहाँ के सिस्टम का। सारी जिंदगी वो अलाइड बैंक में खेलते रहे, अलाइड बैंक से तनख्वाह लेते रहे हैं। वसीम अकरम 35 साल PIA से तनख्वाह लेते रहे, इमरान खान खुद PIA से खेलते रहे हैं। जो पाकिस्तान के जितने बड़े लेजेंड्स हैं सारे किसी न किसी डिपार्टमेंट से खेलते रहे। इनको एक एक चीज का पता। मसला ये है कि आप अपनी जात से आगे किसी का सोचते नहीं है। आपको देखेंगे जब आपको इंसानियत की फलाह की या दूसरे इंसान का ख्याल होगा तभी आप इस किस्म के फैसले लेंगे कि दूसरे जो मजबूर लोग हैं, आपके पास सिर्फ एक गेम का स्ट्रक्चर बाकी है पूरे पाकिस्तान में, बाकी तो सारी गेम का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो अब आप चाहते हैं कि जो यूथ इसमें अट्रैक्ट होकर आ रही थी कि उनको जॉब्स वगैरह या उनका जो सिक्योर हो, जो उनका फ्यूचर है या उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, उसको भी आपने खत्म कर दिया। तो वो क्या करेंगे? वो जाहिर है कि वो कोई दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे। ठीक है, दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, लेकिन हमें भी एक और रास्ता इख्तियार करना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अब्दुल रऊफ बात करते हैं कोचेस के हवाले से, सिस्टम के हवाले से। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा कोचिंग से कतराते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अभी मिसबा ने भी जब बात की थी वहाँ पे एक तकरीब में, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ऑफर करेगा तो शायद ही वो दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए। और अब आकिब जावेद ने भी कुछ इसी किस्म में की बात की। उन्होंने कहा कि मुझे खुलकर खेलने का मौका दिया जाए तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, और प्लेयर डेवलपमेंट उनका शोबा है उसमें वो काम करना चाहते हैं। अनवर भाई, ये शोबा तो आपका भी था, आपने भी बहुत सारे प्लेयर्स अपने डिपार्टमेंट में इंडक्ट किए, फिर बाद में वो यूनुस खान बन के निकले, आसिम कमाल, जावेद कदीर, शाहिद आफरीदी बन के निकले। तो कितना ये मुश्किल होता है प्लेयर डेवलपमेंट और कितना ये फिर आसान भी होता है? देखिए, ये है तो मुश्किल काम, क्योंकि आपने एक मसल सुनिए कि होनहार पूत पालने से पता चल जाते हैं। कमिंग इवेंट कार्ड्स देयर शेड्यूल्स बिफोर। तो इसके लिए आपको एक अपना पूल बनाना पड़ता है। जैसे मैंने 20 से 22 लड़के अपने मैंने हंट किए थे और उनको मैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में खिलाया करता था और उनके टूर्स कराता था। MCV की ये क्वालिटी थी कि वो कोल्ड्स की टीम बनाई थी, तो हमारे जो भी करता धरता उन्होंने कहा प्लेयर डेवलप करने हैं रादर दैन कि आप बने बनाए प्लेयर लें। तो ये टास्क मुझको दिया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 10 लड़के पाकिस्तान खेले हैं। हसन रज़ा भी उसमें थे, आसिम कमाल, अपने शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, जमा। तो ये सब मेरे पास स्टाइपेंड इनको 3-3 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये देते थे उस दौर में। और उस दौर में, और उनको टूर्स में बहुत कराता था। मैं इनकी प्रैक्टिस भी कराता था, मगर डिफरेंट एनवायरनमेंट में, कभी कोयटा ले गया, कभी पिंडी ले गया, कभी इस्लामाबाद ले गया, कभी पेशावर ले गया। तो मैं इनके ये दिल से वो जो झिझक और वो होती है ना कि किसी और जगह पर खेलने में क्या प्रॉब्लम है, तो मैं इनको मैचेस बहुत खिलाता था। ये एक मुश्किल काम तो है, मगर वही वाली बात है कि अगर आप ऑनेस्टी से और आप टैलेंट हंट करना जानते हैं या आपके अंदर वो क्वालिटी है, तो मैं ये नहीं समझता कि
इसमें आप फेल हो जाएंगे, बशर्ते आपकी इंटेंट क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई पार्शलिटी ना हो। टैलेंट इसका आपके सामने होता है। जब आपने 20 या 25 किसी को मैच खिला लिए हैं तो उनकी तमाम जो ना हर चीज़ खुल के सामने आ जाती है। नेट पे और मैच में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये आज ये लड़के जो खेले हैं, मैं इसको क्रेडिट ये नहीं लेता कि जी मैंने इनकी कोचिंग की है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक आँख थी या जो भी मेरे तबीयत थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इनको कम से कम ये 1 साल 2 साल जो है मैं इनके मैचेस कराऊंगा और डिफरेंट अपने इनको टूर्स कराए। तो थैंक्स गॉड के अल्लाह ने अच्छा रिजल्ट दिया। अब्दुल्ला साहब, आप क्या लगता है कि आकिब जावेद साहब ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मुझे खुलकर खेलने का मौका दिया जाए तो मैं आके जो है वो काम करने के लिए तैयार हूँ, ये शिकवा है, ये ख्वाहिश है या ये फरमाइश है? देखिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आती, सिस्टम की समझ नहीं आती, क्योंकि मेरे तो समझ से कम्प्लीटली ये सिस्टम ही बाहर है कि यहाँ पर यही है कि तरीका कि अगर इनको सिफारिश मिल जाएगी तो ये जिस तरह पहले आए थे दोबारा आ जाएंगे, या इनके कोई पर्सनल लिंक्स डेवलप होंगे, या तो जिस तरह पहले कोचेस वगैरह लगे हैं तो उसी तरह ये भी लग जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई सिस्टम, ये वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसमें कोई सिस्टम नहीं है। जब तक आपके लिंक्स ना हो आप किसी सूरत भी नहीं आ सकते, चाहे आपके पास 1000 क्वालिटी भी हो। जब आपके लिंक्स बन जाएं या आपको सिफारिश मिल जाए तो आप को कुछ भी ना आता हो तो आप लग जाते हैं। अब देखेंगे पाकिस्तान टीम का मेरिट है लेवल 3, लेवल 4, उसके बाद एक्सपीरियंस। अगर जब आपने मिसबा को लगाना है तो उसने चंद दिन पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है, उसके बाद उसके लिए स्पेशल कोचिंग कोर्स ऑर्गेनाइज किया गया, लेवल 1 उसको कोचिंग कोर्स करवाया गया, तो उसके बाद उसको पाकिस्तान टीम के साथ रख दिया गया। तो मेरिट किधर गया? उसके बाद आप यही कह रहे थे, मैं तो नहीं कह रहा था कि आप ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जब ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपने 24 करोड़ आबादी की 6 टीमें बनाई हैं, तो उसके जो स्टैंडर्ड्स होने थे वो भी बहुत ही हाईएस्ट लेवल के होने चाहिए थे, और उन जो प्लेयर्स को ग्रूम करने की जिम्मेदारी जो आपका जो कोचिंग स्टाफ है डेफिनेट उस पर होनी चाहिए थी। तो फिर आपको कम से कम ये देखना चाहिए था, जो आप 6 कोचेज अपॉइंट कर रहे हैं 12 टीमों के साथ, 6 टीमों के साथ 12 कोचेज, वो तो हाईली एजुकेटेड, हाईली एक्सपीरियंस और वेरी वेल नॉन कोचिंग में होने चाहिए थे। तो आपने क्या ड्रामा किया कि आपने दोबारा फिर उनको लेवल 2 ड्यूरिंग द सीजन वो खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वहां से उनको रिटायरमेंट करवाया, बगैर किसी एक्सपीरियंस के उनको उन टीमों के साथ कोचिंग पे लगा दिया। तो वो क्या ग्रूम करेंगे बच्चों को, या फिर वही रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे कि 20 में से 19 मैचेस ड्रा हो रहे हैं। और अच्छा, अभी आप जो बात कर रहे हैं, अभी जो आप बात कर रहे हैं वो 12 कोचेस की, वैसे अनफॉर्चुनेटली अब वो 11 रह गए, 12 रहे नहीं है, एक हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं एक कोच को। लेकिन ये बताइए कि आपने खुद लाहौर कलंदर में काम किया है, कैसा जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट? आकिब जावेद साहब कहते हैं खुल के मौका दिया जाए, आप भी उनके स्टाफ में शामिल थे, आप भी टैलेंट हंट प्रोग्राम का पीडीबी का हिस्सा थे, तो क्या आपको खुल के मौका दिया गया था खेलने का? देखिए, मुझे उस वक्त मुदस्सर नजर इंचार्ज थे शायद, मेरा ख्याल है, तो मुझे उस वक्त मौका दिया गया था जब ये बेबस हो गए थे, जब काफी बड़ी बड़ी लाहौर में स्पॉन्सरशिप वगैरह आ गई थी, तो उन्होंने फिर मुझे कह दिया था कि आप जाकर ये इनके ट्रायल वगैरह ले लें। फिर मैंने अपने तरीके से करके जब इनके पानी ऊपर से गुजर रहा था तो फिर मैंने कर दिए। तो बस यही है। तो उसका फायदा क्या हुआ? कोई प्लेयर ऐसा फिर आया कोई जो आपने दिया हो कोई? देखिए, ना प्लेयर मैं दे सकता हूँ, ना प्लेयर कोई दे सकता हूँ। मैं बात करता हूँ बिल्कुल जो राइट बात है, जो सच की बात है। प्लेयर आते हैं पाकिस्तान में जो आपकी टेबल क्रिकेट है, ठीक है, जितने भी बॉलर्स आते हैं वो नेचुरल आते हैं, उनकी आर्म स्पीड टेबल खेलकर बहुत क्विक हुई होती है, तो आपको सडनली आपको अच्छे बॉलर्स मिल जाते हैं। इसी तरह जो आपके बैट्समैन होते हैं उनकी जो आई साइड होती है वो टेबल के तेज बॉलर्स खेलकर वो बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी होती है, और बैट स्विंग अच्छी होती है, तो आपको बन जाते हैं। आपको डेवलप क्या करना था? पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज की डेफिशिएंसी है जो समझने की बात है, वो डेवलप करने थे स्पिनर्स, क्योंकि टेप बॉल में स्पिन बॉलिंग नहीं होती, तो इसलिए आपके पास स्पिनर्स नहीं हो रहे। आपके पास पिछले 40 साल में कोई ऑफ स्पिनर नहीं आया। आखिरी ऑफ स्पिनर आपके पास सईद अजमल था, जिसने मेरा ख्याल है कि शायद उससे प्रोफेशनल कैरियर 1989 में या 90 में शुरू किया था, कोई आज से 32 साल पहले। उसके बाद आप कोई ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस नहीं कर सके। आपके पास कोई अच्छा राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं आया। उसके बाद आपका लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जो आखिरी था आपके पास, वो अब्दुल रहमान और जुल्फकार बाबर थे, जो कि उनकी भी डेब्यू आज से 32 साल पहले किए हुए थे। तो ये जो देखें, जो मैं आपको बताता हूँ इसमें कि जो आपने स्पेशलिस्ट कोचेस मुश्ताक या सकलैन मुश्ताक अकेडमी में रखे हैं, पाकिस्तान के टॉप स्पिनर, पिछले कितना अरसे से मैं उनकी सिर्फ कहानियां सुन रहा हूँ या बातें सुन रहा हूँ। कोई जो एक स्पिनर है वो आपको डेवलप करके देने में कामयाब हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि डेवलपमेंट किस किस्म की होती है या किस तरीके से होती है।
ये नेचर एक प्रोसेस से आता सारा सिस्टम। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं अभी जरा कोचेस की बात की तो क्विकली मुझे बताएगा अनवर भाई, अभी डोमेस्टिक को हम कितनी फिर अहमियत देते हैं, क्योंकि जो डोमेस्टिक के कोच हैं बलूचिस्तान के फैसल इकबाल, वो सिलेक्टर भी हैं और वो जाके T10 में जाके कोचिंग कर रहे हैं और टीम को छोड़ गए। नहीं, ये तो एक बड़ी मजाक खेज सी बात है कि एक शख्स यहाँ पे कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उनको टीवी पे देखकर T10 के अंदर वो बैठे हुए वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं। तो इस पर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सख्त एक्शन लेना चाहिए कि विदाउट एनी मतलब इन्फॉर्मेशन या आई हैव नो आइडिया कि वो किसी से पूछ के गए हैं या ड्यूरिंग मैच अगर किसी तरह ऐसे कोई कोच चला जाए तो ये तो मैं समझता हूँ कि फेलियर है, ये हमारी मैनेजमेंट का फेलियर है एक तरीके से। ठीक है, रऊफ आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि कोच जो ड्यूरिंग पहले अमूमन प्लेयर चले जाते थे ढाका वगैरह लीग खेलने, मुझे याद है एक जमाने में मिसबा भी चले गए थे फर्स्ट क्लास का सीजन छोड़ के, यूसुफ भी चले गए थे ढाका में लीग खेलने के लिए, अब कोचेस ज्यादा लगे। देखिए एक केस थोड़ा इससे पहले वो जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसमें चले गए थे, उसके बाद जो इंडिया में जो ICL हुई थी उसमें आपके सारे के सारे डोमेस्टिक छोड़कर चले गए थे, तो फिर आपने उनको दोबारा वापस उनको चांस भी दिया और जो नहीं गए थे उनको सजा दी आपने। तो यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है, तो इस केस में भी ऐसे ही होगा। अगर आपको उसके पास सिफारिश या पावर या लिंक्स है तो वो दोबारा आकर लग जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं लग सकेगा। ठीक है, सिफारिश की लिंक की आपने बात की तो भाई मोहम्मद यूसुफ और उमर गुल का भी नाम चल रहा था, अगर बैटिंग कंसल्टेंट और बॉलिंग कंसल्टेंट होंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी तक उनका अनाउंस नहीं हुआ। तो अभी तक तो हम ये समझ रहे हैं कि इस सीरीज में पाकिस्तान सिर्फ सकलैन मुश्ताक पे ही उनकी कोचिंग के ज़ेर असरी खेलेगी। देखिए बेसिक चीज मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लेवल 3 कोचिंग कोर्स कर कैसे लेते हैं। वहां पर तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है और बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो जब तक ये लेवल 2 या लेवल 3 या लेवल 4 जो कोचिंग कोर्सेज हैं वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज या कंडक्ट नहीं होंगे, उस वक्त तक फिर ऐसे ही चलेगा कि जिसको मर्जी आप उठाकर बिठा दें। और अब्दुल लोग हमेशा एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, अभी इन्होंने इस्तेमाल किया डिंग टिपाओ पॉलिसी, या ये पैटर्न जुमला है आज आपने यूज नहीं किया ये वर्ड। डंक टपाउट पॉलिसी पे ही चल रहा सारा सिस्टम, आपके सामने ही है देखिए। ऑलराइट, ये तो हमने पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात की, डोमेस्टिक को भी हमने टच किया क्योंकि दोनों ही डोमेस्टिक के बड़े जबरदस्त सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ अंडर 19 पे भी बात करेंगे। पाकिस्तान के अंडर 19 स्क्वाड का ऐलान कर दिया कि स्क्रीन पे हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान का अंडर 19 स्क्वाड के जो शिरकत करेगा वर्ल्ड कप में, और कौन कौन से प्लेयर जो शामिल है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि कौन कौन से प्लेयर जो शामिल है। क्या पाकिस्तान का बड़ा दरख्शा माजी रहा अंडर 19 के हवाले से, इस दफा क्या उम्मीद है आपको कि क्या पाकिस्तान की टीम किस तरह से परफॉर्म कर सकती है? जी हाँ, देखिए बात है कि अब टीम जो उन्होंने सेलेक्ट की है, अभी इसमें सिर्फ ये देखना है कि आपने जो लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है वो इस टीम में शामिल हैं कि ये नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम ये याद है कि कुछ ऐसे लड़के थे जो मिसिंग थे। कासिम अकरम है, अब्दुल वहीद बंगल से, कासिम अकरम अच्छा है, इज ए गुड क्रिकेटर, उसका उन्होंने शायद कप्तान बनाया है, जो भी कुछ है। देखिए टीम हमारी बहुत अच्छी है, अब सवाल ये पैदा होता है कि उस कंडीशन में जाके हम परफॉर्मेंस कैसे करते हैं। अभी हमारे कोचेज़ का भी काम है और उसमें प्लेयर्स का नर्व सिस्टम भी बड़ा काउंट होगा कि आया वो उन सरजमीन पर जाके कैसे खेलते हैं, वो एग्जीक्यूट तो प्लेयर ने कर रहे हैं ना। अब हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, थिंक टैंक ने जो टीम सेलेक्ट की है, आया उस सरजमीन को मद्देनज़र रखते हुए टीम को सिलेक्ट किया है, क्योंकि देखें ना यहाँ पे एक तो आइडियल कंडीशन होती है, यहाँ पे बॉलर भी बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, बैट्समैन भी बैटिंग कर रहे हैं, तो आया सिलेक्टर्स की निगाह उसमें थी कि यार ये लड़के जो है कुछ हमारे जो बैट्समैन हैं ये इस काबिल हैं कि उस सरजमीन पर अच्छा खेल सकेंगे या नहीं। अब्दुल, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अब्दुल वहीद बंगल से इस सीजन में बड़ा अच्छा खेल के जा रहे हैं, कासिम अकरम जो है बड़ा अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, और ये जो टीम है, आपको याद होगा कि रमीज राजा साहब ने पहले साइन करते से मना किया, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा सिलेक्शन पे तहफ्फुज़ आते हैं, पहले मैं खुद इनको देखूंगा, तो अब चेयरमैन साहब ने खुद इस टीम को यकीनन देखा होगा, तो क्या एक्सपेक्टेशन है इस टीम के साथ? देखिए एक्सपेक्टेशन तो डेफिनेट होंगी कि पाकिस्तान जीते, और मेरा ख्याल है कि जो सिलेक्शन कमेटी अगर चेयरमैन साहब ने खुद ही सिलेक्शन करनी है पाकिस्तान टीम की और जूनियर की भी, तो ये फिर ऐसी है कि वो जो नाम है इनके वो भी उतार के तो इनको किसी और जगह पे एडजस्ट कर दें और वो किसी या लेकिन इसकी वजह यही होगी ना, तो लोग अगर सिलेक्शन में शिकायत आ रही होगी तो जब भी फिर उनको इंटरवीन करना पड़ा होगा ना। देखिए सिलेक्शन में एक शिकायत नहीं है, सिलेक्शन में बेशुमार शिकायत हैं। ये अपने जो चॉइस के लड़के एडजस्ट किए, क्योंकि अंडर 19 को मैं पता ही नहीं चलता कि कौन किधर से आया कौन किधर से नहीं आया, आपके पास इतने ज्यादा रिकॉर्ड ये चीजें नहीं होती हैं। किसी जमाने में था कि जो अंडर 19 थी वो पाकिस्तान का बेसिक पिलर था, जो स्तून था, उसी पे पाकिस्तान क्रिकेट की बिल्डिंग खड़ी होती थी और सारे के सारे प्लेयर अंडर 19 से डेवलप होकर पाकिस्तान टीम में आया करते थे। मगर
टाइम गुजरने के साथ साथ हमने देखा कि बाद लोगों को जो वो अपने काम करवाने के लिए गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स ने सिलेक्शन कमेटी में भर्ती करवाया, फिर दूसरे लोगों ने भर्ती करवाया, उनको देखे देखी, फिर पावरफुल लोगों ने अपने बच्चों को सिलेक्ट करवाया, फिर गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स ने एक विकेट पर अपने बच्चों को वर्ल्ड कप खिलाए, फिर दूसरे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दूसरे ऑफिशियल थे उन्होंने अपने बच्चों को वहां पर एडजस्ट करवाया। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि डेफिनेट रमीज राजा के नॉलेज में होंगी, इसलिए उन्होंने कहा था कि ये टीम पहले मेरे सामने लाए, मैं इनको देखूंगा और उसके बाद फिर अनाउंस। ठीक है, पहले मैं देखूंगा, अनाउंस करूंगा। थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ, आप हमारे साथ बजरिए वीडियो लिंक मौजूद थे हमेशा की तरह। बहुत ही जबरदस्त आपका हमारा ये साथ रहा। अनवर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला आज के शो के लिए। आज के लिए इतना ही, ये इस वीक का हमारा लास्ट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।